हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे कुछ वीडियोस के साथ जो हमारे बचे हुए थे। सिमिलरली मैं और वीडियोस को भी इसमें कवर करूंगा। इन टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड द अनदर वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। लेकिन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा रोल होता है बिकॉज क्योंकि वो ना डेटा वगैरह देते रहते हैं जिसके जरिए हम ना हमारे लिए कैलकुलेट वगैरह करना इजी हो जाता है। जैसे कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं? बैंक रेट ले सकते हैं, सीआरआर ले सकते हैं, एसएलआर ले सकते हैं। इस टाइप की जो चीजें होंगी ना वो आएंगी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आएगा जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आएगा। मोरल सुएशन है ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आएगा। rationing of credit it will also come under the qualitative instrument। अभी हम सबसे पहले जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे that is बैंक रेट। it is a part of quantitative instrument। बैंक रेट अब हम इनको ना थोड़ा सा एनालिटिकली समझेंगे और स्लोली करेंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से इनको डाला जा सके। फर्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं? बैंक रेट। बैंक रेट होती क्या है सबसे पहले ये बताओ। बैंक रेट होती है कि जो हमारा आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ये हमारा सेंट्रल बैंक हुआ। अब हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? दैट इज आरबीआई। आरबीआई ये हो गए हमारे कमर्शियल बैंक। क्या हो गए? कमर्शियल बैंक। अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को किस रेट पर लोन प्रोवाइड करता है, पैसे देता है, जो भी सिक्योरिटीज वगैरह एवरीथिंग, कुछ भी जो भी आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा देगा उस रेट को बोलेंगे बैंक रेट। राइट। कमर्शियल बैंक में कौन से बैंक आते हैं? कमर्शियल बैंक में यही बैंक आते हैं जो हमारा पीएनबी है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है, ये सब कमर्शियल बैंक होते हैं। इन सभी बैंक्स का रेगुलेशन जो करता है ना वो आरबीआई ही करता है। अब फर्क क्या पड़ेगा बैंक रेट से? हम बैंक रेट से हमारी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा हम वो देखेंगे। जैसे बैंक रेट है, बैंक रेट जनरली दी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं होता जैसे 5-6 महीने में हो गया, वो ऐसे नहीं होता। बैंक रेट दी जाएगी सालों साल के लिए डिटरमाइन की जाती है ये चीज। बैंक रेट मान लो आरबीआई ने अब बैंक रेट बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। आरबीआई अगर बैंक रेट इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या हुआ? आरबीआई की बैंक रेट इंक्रीज। अब जो बैंक को जो पैसा मिलेगा, हमारे जो कमर्शियल बैंकों को पैसा मिलेगा वो किस रेट पर मिलेगा? कमर्शियल बैंक इनको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा हाई रेट पर। और जब हाई रेट पर पैसा मिलेगा तो वो कम पैसा लेंगे, और कम पैसा लेंगे तो लोगों के पास बाजार में पैसा कम जाएगा। लोगों के पास बाजार में पैसा कम जाएगा मतलब लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। जैसे प्याज है वो नहीं खरीद पाएंगे, डायमंड है नहीं खरीद पाएंगे, खाने पीने की चीजें हैं, वो घूमने जाना है कहीं पे, वो उन सब सारी चीजों को कम कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो चीजों की कीमत बढ़ी हुई थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। समझे? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है बैंक रेट को इंक्रीज करता है। जैसे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, अब बहुत सारा पैसा हुआ तो लोग क्या करेंगे? टूरिज्म करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, बाहर होटल में खाना खाने जाएंगे। इतना पैसा भरा पड़ा है इकोनॉमी में कि हाँ भाई बस यही हो रहा है कि पैसा 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 इतना। तो आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है उस पैसे को रेगुलेट करना। इतना ज्यादा पैसा हो तो वो आरबीआई उनसे पैसा छीनेगा कि भाई इतना ज्यादा पैसा कैसे हो रहा है तुम्हारे पास, रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं बनता। तो आरबीआई ने उनसे पैसा छीनने के लिए क्या किया? आरबीआई ने पैसा छीनने के लिए बैंक रेट बढ़ा दी। आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दी
मतलब जो बैंकों को पैसा क्या मिलेगा, हाई रेट में मिलेगा। बैंकों को पैसा हाई रेट में मिला, हाई रेट में अगर बैंकों को पैसा मिलेगा तो बैंक भी लोगों को लोन कम देंगे, और जब बैंक लोगों को लोन कम देगा तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, और कम आएगा तो वो सब शौक अपने पूरे नहीं कर पाएंगे, रोज की रोज होटल जाना, टूरिज्म करना, या फिर इधर उधर फालतू के अदर थिंग्स जो भी वो करते हैं वो सब चीजें वो नहीं कर पाएंगे, और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ये होती है हमारी बैंक रेट। दिक्कत क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब हम दूसरी बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट का भी सेम काम है जो बैंक रेट करती है, लेकिन रेपो रेट क्या करती है, रेपो रेट होती है शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे बाजार में होगी महंगाई, इन्फ्लेशन पूरी हाई है, मान लो वो बोलते हैं ना कि जैसे 200 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। जनरली लोग आजकल प्याज के ही भाव से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए मैं प्याज का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे प्याज का रेट होगा 100-200 रुपए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा कम होगा, उस चीज के अकॉर्डिंग ही हम रेपो रेट को डिफाइन करें। सपोज करो कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी। आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ा दी तो मतलब अभी क्या होगा, जो नॉर्मल हमारे बैंक्स हैं, पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये सब जो है, इन सबको लोन किस रेट पे मिलेगा, हाई रेट पे। और जब हाई रेट पे लोन मिलेगा तो ये लोग पैसा कम लेंगे, और पैसा कम लेंगे तो लोगों को भी पैसा ये हाई रेट पे ही देंगे। हाई रेट पे लेने वाले लोग कितने होंगे, बहुत कम, तो लोगों की जेब से पैसा हमारी तरफ आ जाएगा। हमने सारा लोगों का पैसा छीन लिया। महंगाई हो रखी थी, प्याज 200-200 रुपए किलो हो रखा था, और जब पैसा आरबीआई के पास, बैंकों के पास वापस आ जाएगा तो प्याज का भाव कितना गिरेगा, 200 से उल्टा 100 रुपए किलो, और 100 रुपए किलो के 50 रुपए किलो, फिर से महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। और अब प्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए का 5 किलो। ठीक है, यही एग्जाम्पल है हमारा रेपो रेट का। बेसिकली लोग हमारे लाइफ में, इंडिया में क्या है, प्याज के रेट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जनरली देखता हूं नॉर्मल लाइफ में, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो हमारी टाइप है, इनकी बात कर रहा हूं। नॉर्मल पीपल 100-200 रुपए में बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट होगा रेपो रेट का उल्टा। जैसे आरबीआई पैसा देता है नॉर्मल बैंक्स को, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक पैसा देंगे आरबीआई को, वो उनकी सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, बैंक्स वगैरह की सिक्योरिटीज को खरीद लेगा। और सेम प्रोसीजर आप इसमें फॉलो करोगे, एक चीज इंक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज होगी, सेम तरीके से, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आरबीआई बैंकों से पैसा ले लेगा, जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने इन बैंकों से काफी सारा पैसा ले लिया, तो इनके पास पैसा बचा ही नहीं। जब इनके पास पैसा नहीं बचेगा तो ये नीचे वालों को क्या देंगे, कुछ भी नहीं, तो पैसा इनके पास आ गया, लोगों के पास पैसा बचा ही नहीं, फिर से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई। टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है महंगाई, जो महंगाई कम करना। जो मार्केट में जो पैसा है, पैसा ना तो लोगों के पास ज्यादा हो, ना ही लोगों के पास कम हो, उस चीज को कंट्रोल में रखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और यही काम होता है आरबीआई का। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सीआरआर आता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, आरबीआई कहता है बैंक्स को, आरबीआई में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया का बैंक है, यहां कोई भी सेंट्रल बैंक हो सकता है, अमेरिका का कुछ और होगा, यूके का कुछ और होगा, आरबीआई इंडिया का मैं बार बार इसलिए आरबीआई लिख रहा हूं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है, आप कैश में कितना पैसा रख सकते हो। जैसे आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक है हमारा कोई भी। अब जैसे कुछ टाइम पहले ना हमारे बैंक जो बैंकरप्ट हो गए थे, महाराष्ट्र में कुछ बैंक बैंकरप्ट हो गए, तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने उन लोगों को पैसा देके उनकी हेल्प की। वो पैसा आरबीआई के पास कहां से आया, आरबीआई क्यों उनको पैसा दे रहा है, क्योंकि उन लोगों ने नॉर्मल टाइम में आरबीआई को सीआरआर की फॉर्म में पैसा दिया था। तो सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये वो पैसा होता है जो आरबीआई को हर कमर्शियल बैंक देता है, और वो इसलिए दिया जाता है ताकि आरबीआई एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उन बैंक्स की हेल्प कर सके। इसलिए सीआरआर एक प्रॉपर अमाउंट में रखा जाता है। ये आरबीआई डिटरमाइन करेगा कि वो सीआरआर कितना रखेगा। अगर आरबीआई बोलेगा कि सीआरआर को इंक्रीज करो, ज्यादा पैसा कैश में रखो, तो बैंक को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा।
ज्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा और आरबीआई उस पैसे को रखेगा। बैंक अपने पास पैसा नहीं रखता, ये पैसा आरबीआई को देना होता है बैंक को, और बैंक उसको कैश, आरबीआई उसको कैश की फॉर्म में रखेगा और वही पैसा जब इमरजेंसी होगी तो आरबीआई उन बैंकों को देगा। जैसे पीएनबी को, स्टेट बैंक को, महाराष्ट्र में बैंक दिवालिया हो गए थे तो उनको इमरजेंसी की सिचुएशन में आरबीआई ने पैसा इसलिए दिया क्योंकि आरबीआई ने उनसे पहले पैसा ले रखा था ताकि वो अपने हालात को सुधार सकें। जैसे आप अपनी फैमिलीज में देखते हो, बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, या मम्मी पापा होते हैं, वो आपके लिए पैसा बचा के रखते हैं, वो कैसे, और उसी पैसे को वो आपको इमरजेंसी वाली सिचुएशन में देंगे, वही पैसा है। सिमिलरली आरबीआई पैसा अपने पास रखता है इन लोगों से लेके जो वो इनको इमरजेंसी के टाइम पर दे देता है। दैट इज कैश रिजर्व रेशो। अब जैसे अगर सीआरआर बढ़ा देगा तो वही चीज होगी कि लोगों के पास पैसा बचेगा नहीं, बैंक लोगों से पैसा ले लेंगे, फिर लोग मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि जब पैसा ही कम है तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। एसएलआर क्या होता है? सीआरआर हो गया कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब जो पैसा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो पैसा कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखा जाता है। सिर्फ ये 3 फॉर्म होंगी, इन तीनों फॉर्म में जो पैसा रखा जाएगा, आरबीआई बताएगा कितना रखना है, उस पैसे को बोलेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और ये भी सेम चीज है, जैसे ही आरबीआई बताएगा कम रखना, ज्यादा रखना है, सेम तरीके से लोगों पे फर्क पड़ेगा, जितना ज्यादा होगा और उतना कम होगा। सेम चीज सीआरआर और एसएलआर में होती है। कई बार हम एक टर्म सुनते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? जैसे 500 या 1000 के नोट्स हैं, जो पहले के जो 500 और 1000 के नोट्स थे वो लीगल टेंडर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब 500 1000 के नए नोट आ गए हैं, जो 500 1000 के नए नोट आए ना वो लीगल टेंडर है। क्यों है वो लीगल टेंडर? क्यों है? क्योंकि वो एक फियाट मनी है। कौन सा मनी? फियाट मनी। और वो हमारे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूड हो रखे हैं, इसलिए वो लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर की कंडीशन होती है कि फियाट मनी होना चाहिए और सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक से इश्यू हुआ होना चाहिए। फियाट मनी क्या होता है? फियाट मनी वो होता है जिसकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे 10 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, ये नोट है, ये मेजरेबल वैल्यू है। और दूसरी चीज क्या होगी? ये गवर्नमेंट, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, इन सब के द्वारा जो इश्यूज होंगे ना, जिनकी वैल्यू मेजरेबल है, मेजरेबल वैल्यू होनी चाहिए, और गवर्नमेंट, आरबीआई, सेंट्रल बैंक के द्वारा इश्यूड होने चाहिए, उन मनी को हम फियाट मनी बोल देते हैं। सो ये सब था हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको सिंपल सा एक आइडिया दे देता हूं। मोरल सुएशन क्या होता है? मोरल सुएशन ये होता है कि अगर कोई बैंक लापरवाही कर रहा है तो दूसरा आरबीआई वगैरह क्या करेगा? आरबीआई उसको न्यूज़पेपर में छाप के वैसे इनडायरेक्टली उसको एडवाइस दे देता है कि देखो ऐसे ऐसे मत करो, अगर तुमने ऐसे ऐसे किया तो ये ठीक नहीं होगा। वो इनडायरेक्टली ना उसको एडवाइस दे देता है, उसको मोरल सुएशन बोलते हैं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट में जैसे महाराष्ट्र में कुछ बैंक दिवालिया हो गए थे, तो उससे पहले ना उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो, आरबीआई उनको बता देगा, मान लो उनकी 100 रुपए देने की औकात है किसी को, मान लो 100 रुपए किसी को दे सकते हैं, आरबीआई बोलेगा कि भाई 100 रुपए नहीं देने, तुम लोग दोगे सिर्फ 50 रुपए, इससे ज्यादा दोगे तो तुम दिवालिया हो जाओगे, पहले दिवालिया हुए पड़े हो। तो ये है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई बता देगा कि सिर्फ इतना पैसा देना, इससे ज्यादा नहीं देना, ठीक है। और सिमिलरली मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक बेसिक वैल्यू होती है, उसमें से हमें जितना भी आप लोग कुछ भी पैसे लेके आए, ज्वेलरी लेके आए, मान लो 1000 रुपए की ज्वेलरी थी, ये है आपकी टोटल वैल्यू। ज्वेलरी कितने रुपए की थी? 100 रुपए की, 1000 रुपए की। अब बैंक आपको 1000 रुपए तो नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। वो उसमें से कुछ पैसे काट के, मान लो 20 रुपए काट, मान लो 500 रुपए काट लिए, वो आपको 500 रुपए का वो दे देगा, हाँ आप इतने पैसे ले जाओ। तो ये जो होगा ना, ये आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। हाँ भाई इतनी वो होता है, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट के रूप में रख लेता है। तो ये हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे, ये हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। आगे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा, कॉन्टेक्ट में रहिएगा। वीकेंड आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं मेरे से एज ए होम ट्यूशन, और बाकी जो भी होंगी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं ले लूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।